गुरुवार की सुबह भाई सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का। और भाई साहब आज है इस मंथ का लास्ट थर्सडे। तो बीएससी के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, उनका सेंसेक्स, उनका बैंक एक्स, सेंसेक्स 50, फोकस्ड आईटी, सारे स्टॉक्स आज उनकी मंथली एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। और कल शाम को कई सारे अहम आंकड़ों का इंतजार था। वो क्या? यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ का जायजा देने वाले। यूएस का जीडीपी नंबर आना था, उनके पीसीई प्राइसेस जुलाई के, उनका अपडेट आना था, और साथ में एनवीडिया और सेल्सफोर्स जैसी इंपॉर्टेंट कंपनीज के नतीजों का इंतजार था। क्यों? क्योंकि एनवीडिया है बैरोमीटर ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इवेंट डेटा सेंटर स्पेंडिंग का। दूसरी तरफ सेल्सफोर्स बेंचमार्क है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर स्पेंडिंग का। खैर, इन सारे क्यूज पे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। पहले लाइए कल का वो जो जंबो सैंडविच सेशन था उसको स्क्रीन पे। ट्यूसडे के सेकेंड हाफ में एक बढ़िया मूव बना था, तकरीबन 2 बजे से बहुत ही तेजी बनी थी। उसका फॉलो थ्रू कल नहीं मिला। हाँ, कहने के लिए ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, पर हम लोग खैर बात कर चुके थे। वो ग्लोबल क्यूज अच्छे दिख रहे थे, उसको हमने परसों सेकेंड हाफ में भुना लिया था। खुले ठीक ठाक 40 पॉइंट ऊपर गए भी, पर उसके बाद मामला ठंडा पड़ता चला गया। और मतलब 40-45 पॉइंट ऊपर वाला ठंडा पड़ा, और जहां बंद हुए कल वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे जाके। ये इंटरेस्टिंग है। परसों के ट्रेडिंग सेशन में मजबूती तूल पकड़ रही थी, कैश के सेशन ने 75 पॉइंट और जोड़ दिए थे, और जहां बंद हुए थे प्रिसाइसली वही सेशन की समाप्ति थी, इंटरडे हाइस थे, प्रिसाइसली उन लेवल्स पे क्लोज। कल बिल्कुल उसका उल्टा, 70 पॉइंट कैश सेशन में गवाए, जहां बंद हुए प्रिसाइसली दिन के लोस थे। तो प्रीवियस डे के सारे गेन्स कल वाइप आउट हुए। कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं। गिफ्ट निफ्टी के संकेत लेकर आइए स्क्रीन पे। आज भी एक सबड्यूड ओपनिंग के इंडिकेशंस, तकरीबन एक तिहाई फीसदी दबाव, 70-75 अंक की कमजोरी के साथ आज के सेशन की शुरुआत होगी। आगे डिटेल में उतरते हैं, ग्लोब के समीकरण कैसे हैं, कैसे अप्रोच करा जाए। लेकर आइए एशियन पियर्स। मिला जुला सा कामकाज। ये कॉस्पी और ताइवान शायद हरकत में है, क्योंकि यूएस के संकेत अच्छे हैं। यूएस में अभी आता हूं, फ्यूचर्स अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो ये बाकी एशिया भी फ्लिप कर दीजिए, जो मार्केट स्क्रीन पर आ जाएंगे, सारे खुले हुए हैं। ये हाल है एशिया का, मिला जुला सा कामकाज हो रहा है। दूसरी तरफ यूएस में कल तो हमने क्यूज के तौर पे 3:30 बजे यूएस फ्यूचर्स फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द देखे थे। एक्चुअल सेशन भी वैसे ही था, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द। एक्शन आया है लार्जली फ्यूचर्स में, जब मेरे ख्याल से वो एनवीडिया, सेल्सफोर्स जैसे नंबर्स आने शुरू हुए होंगे। अब वो फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि आज शाम का सेशन जब एक्चुअल रिएक्शन का दिन होगा, 1/3 से 2/3 फीसदी मजबूती के साथ यूएस के बाजार कामकाज करते हुए। तो उस लिहाज से हैंडओवर तो इंटरेस्टिंग है, पर यूएस के मार्केट की चाल से क्या ही लेना। डायरेक्ट सेंटिमेंट बस थोड़ा बहुत हिल जाता है। लाइए वो इंपॉर्टेंट क्यूज में कच्चा तेल। ब्रेंट छोड़ा था 86 पे, सारे डेवलपमेंट के बीच में भाई साहब 87 पे है। $1 इंच अप करा हुआ इस समय, सुबह सुबह ताजा 88 की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा बॉन्ड यील्ड्स इंपॉर्टेंट, 4.64 पे छोड़ी थी, 4.66 पे खड़ी है। तीसरा डॉलर इंडेक्स दिखा देता हूं, 93.98, आप कह लीजिए 99 पे छोड़ा था, 99 की थ्रेशोल्ड के ऊपर आ रहा है। तो थोड़ी सी क्यूज, सारे वेरिएबल जहां छोड़े थे थोड़े से इंच्ड अप हैं। तो निकलिंग वारी तो है ही है, गिफ्ट निफ्टी ठंडा दिख रहा है। ऐसे में पहले समझा जाए वो इंपॉर्टेंट नतीजे, वो यूएस के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, एक्चुअल चाल, और वो ईरान के सारे समीकरण, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अपडेट्स। सीधे हॉर्मास की जवानी। इतने दिन से समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, आज पता चलेगा। भाई साहब क्या है फ्रेश अपडेट्स? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो दो सबसे महत्वपूर्ण नतीजे जो कल आने थे, जिसकी आप बात कर रहे थे, एनवीडिया और सेल्सफोर्स, वो दोनों तरफ की बातें बता रहे हैं। पहली बात एनवीडिया की के अच्छे नतीजों के बावजूद जब स्टॉक आपका इतना चला हुआ होता है तो बाजार उस पर रिएक्ट क्यों नहीं करता। एनवीडिया के नतीजे अनुमान से बेहतर थे ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, क्योंकि उनके नतीजे हमेशा अनुमान से बेहतर ही होते हैं। आय साल दर साल दुगनी होकर आई, लगभग $96 बिलियन की आय थी, अनुमान से बेहतर थी। ईपीएस अनुमान से बेहतर था। डेटा सेंटर बिजनेस 117% ग्रो करके आया है, लगभग $80 बिलियन का रेवेन्यू वहां से निकल कर आया है। और अगले जो इस तिमाही में जो आय की गाइडेंस दी गई है वो $108 बिलियन की दी गई, यानी कि 100 बिलियन का पार कर जाएंगे रेवेन्यू इस क्वार्टर में। ±2% का वेरिएशन अगर आप देखें, वो भी अनुमान से बेहतर था।
लेकिन उन्होंने इस बार FY28 की गाइडेंस भी दी है एनवीडिया ने। FY28 की गाइडेंस में उन्होंने कहा है कि आय हमारी साल दर साल 70% ग्रो करेगी। इस बेस पर 70% ग्रो करेंगे ये लोग। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये गाइडेंस हमारी कंजर्वेटिव है। वो इसलिए क्योंकि कस्टमर फीडबैक ये कह रहा है कि ग्रोथ जो है वो दुगनी हो सकती है इस साल 100% से ज्यादा, लेकिन सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हमारे हैं, उस वजह से जो है ग्रोथ सिर्फ 70% की हो सकती है। लेकिन उन्होंने एक रिस्क फैक्टर हाईलाइट किया है, वो ये कि कर्ज जो है उनका वो बढ़ता जा रहा है, और जो इंडेटनेस की वो बात कर रहे हैं उससे आगे चल के उनके कैश फ्लो और उनके फाइनेंशियल कंडीशन पर असर पड़ सकता है, इसकी भी उन्होंने चेतावनी दी है। दूसरी एक हाईलाइट करने वाली बात यह है कि 26 जुलाई इस साल के जो आंकड़ा अगर हम देखें तो लगभग $33 बिलियन की आउटस्टैंडिंग सीनियर नोट्स इनकी ड्यू है, और $25 बिलियन के कमर्शियल पेपर इनके ड्यू है, यानी कि लगभग लगभग $60 बिलियन का कर्ज आप पकड़ के चल लीजिए। और अगले 1 से 5 साल के बीच में $15 बिलियन कर्ज का उन्हें भुगतान करना है। और पिछले क्वार्टर में जब ये नंबर उन्होंने डिस्क्लोज किया था, ये नंबर सिर्फ $2.3 बिलियन का था। तो स्टॉक आफ्टर आवर्स में 4% तो चला, नतीजे अच्छे थे, लेकिन बाजार जो है वो इस कर्ज वाली बात को लेकर थोड़ा सा चिंतित है। इस वजह से स्टॉक ने पहले तो काफी सारे दिनों से अंडर परफॉर्म करा है, और इस साल भी एक अंडर परफॉर्मर ही रहा है, 11% ही ऊपर है। बाकी सारे चीज स्टॉक तो 150-200 पता नहीं कितने फीसदी चल चुके हैं। ये एनवीडिया की बात रही। दूसरी बात सेल्सफोर्स की रही। सेल्सफोर्स के नतीजों से ज्यादा उनकी कमेंट्री जो है वो शायद हमारी आईटी कंपनियों में थोड़ी सी जान में जान डालते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके जो सीईओ है मार्क बेनियोफ, उन्होंने सीएनबीसी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने ये कहा कि जो सैस्पोक्लिप्स का नैरेटिव चल रहा है, जिससे हमारे सारे आईटी कंपनियों की और दुनिया भर के सॉफ्टवेयर कंपनियों की बहुत पिटाई हुई है इस साल, वो नॉनसेंस है। वो नॉनसेंस है, बकवास है। वो इसलिए क्योंकि जो एआई मॉडल्स है वो उनके सॉफ्टवेयर पे निर्भर करते हैं, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, ये उनका कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एंथ्रोपिक के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उससे ये साबित होता है कि उनके भी मॉडल्स को हमारी जरूरत है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी, एआई वाली कंपनी जितनी भी है, उन्हें हमारी जरूरत है, और वो हमारा बिजनेस जो है वो टेक ओवर नहीं करने वाली। ये सेल्सफोर्स के सीईओ का बयान था। नतीजे भी अच्छे थे। गाइडेंस उन्होंने फुल ईयर की बढ़ा की है, लगभग $46 बिलियन 46.1 टू 46.4 बिलियन का अब ये आय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गाइडेंस जो उन्होंने पहले दी थी वो 45.9 से $46.2 बिलियन की दी थी। और साथ ही साथ इस वजह से स्टॉक जो है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में 13% चलकर बंद हुआ। दूसरे और कुछ कंपनियों के नतीजे भी आने थे, ऑक्टा और जो है दूसरी क्राउड स्ट्राइक, ये जो साइबर सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनके शेयर भी जो है 20% 11% चले हैं, उनके भी नतीजे काफी अच्छे थे। ईरान और ओमान की अगर हम बात करें अब नतीजों से बाहर निकलकर, तो कल आईआरजीसी जो कि उनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने कल एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि ईरान और ओमान के बीच में जो रेवेन्यू शेयर अग्रीमेंट है वो तय हो चुका है, कितना रेवेन्यू किस देश को मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब तक इस बात का डिस्क्लोजर नहीं किया है, स्पेसिफिक्स क्या है उसकी अभी तक जो है डेफिनेशन नहीं दी गई है। और लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएस की वजह से जो है ये सारे प्रोग्रेस में जो है खलल आ रहा है, और जब तक यूएस अपनी शर्तें नहीं कबूल करता तब तक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि छिटपुट हादसे तो होते रहेंगे लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑपरेशनल है। लेकिन डेटा कुछ और कह रहा है। केपलर के डेटा अगर हम माने तो मंगलवार को सिर्फ 5 कमोडिटी जहाज जो है चले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, 10 दिन की एवरेज 15 जहाजों की थी। तो उस वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानना थोड़ा सा जो है मुश्किल लगता है। और पीसीई का इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी आना था, वो अनुमान मुताबिक ही था। अगर आप कोर पीसीई का आंकड़ा देखें तो, क्योंकि फेड कोर पीसीई को ज्यादा देखता है, अनुमान मुताबिक था 3.3% साल दर साल बढ़कर आया है आंकड़ा, इन लाइन विद एस्टिमेट्स। लेकिन उनके 2% के लक्ष्य से तो अभी भी काफी ऊपर है। आज से जैक्सन होल की शुरुआत होने वाली है। केविन वॉर्श जो इतना सारा ड्रामा हो जाने के बाद भी बॉन्ड मार्केट इंटरवेंशन ये वो वगैरह वगैरह, अब तक उनकी तरफ से कोई भी बयान सुनने नहीं मिला है। कल शाम 7:30 भारतीय समय अनुसार उनका बयान सुनना है। बाजार की नजरें उन पर होंगी क्योंकि अब तक वो एक गुमनाम शख्सियत बनकर बैठे हैं इस पूरे मामले में। तो वो अब क्या कहते हैं इस पूरे डेवलपमेंट्स को लेकर, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, उस पर बाजार की नजरें होंगी। यूएस में भी अर्निंग सीजन अब खत्म हो चुका है, तो ईरान और ओमान के डेवलपमेंट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डेवलपमेंट्स और केविन वॉर्श का बयान, ये सबसे ज्यादा बड़े मॉनिटर। परफेक्ट है, ये हो गए सारे ग्लोब के डेवलपमेंट। तो क्यूज मोटा मोटी रखूं कैसे, अच्छे मानूं या न्यूट्रल से हो गए? न्यूट्रल ही कह लीजिए क्योंकि हाँ, वहां ईरान और वेस्ट एशिया में क्या हो नोबडी नोस, और केविन न्यूट्रल। वॉर्श पे भी किसी को भरोसा नहीं है। और वो बाकी वेरिएबल्स भी कह रहे हैं न्यूट्रल ही मामला है, चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स हो, डॉलर इंडेक्स हो, कच्चा तेल हो। ठीक है,
ये हो गए ग्लोब के सारे समीकरण। अब इस बीच में आज एक्सपायरी डे, कैसे निफ्टी बैंक को अप्रोच करा जाए, रणनीति होगी क्या, समझ लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या अप्रोच होगा भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, थोड़ा सा मैं निफ्टी को लेकर बहुत क्लियर थॉट्स नहीं है। चार्ट्स थोड़े डिस्टर्ब हुए और बैंक निफ्टी स्टिल अगर आप देखें क्लियर विजन दे रहा है। देखिए कल मैंने एक बात साफ कही थी आशीष। कल हम जब इस जगह बैठे थे 100 और 90 अंकों का गिफ्ट निफ्टी में मूव था। हमें अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में जाना है तो हमें क्या पार करना पड़ेगा? 24,377 एग्जैक्ट लेवल था RS1 का और वही हाई है 377। मैं इसको शुरू में ही एम्फेसाइज इस बात पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीरीज के पहले दिन आपको एक मैसेज देना पड़ता है। उस मैसेज में आप अभी के लिए फेल हो गए और इसका श्रेय जाता है निफ्टी आईटी की तरफ। आपका एग्जैक्टली 200 डिमा से एक फेल आया। अच्छा, आप क्लोज कहां हुए? ठीक है, जैसा भी एडजस्टमेंट है कैश का, जैसा भी है, बट आप एग्जैक्टली क्लोज हुए हैं टेक्निकल चार्ट्स पे अपने 100 और 50 डिमा पे। कल का हाई मीनिंगफुल है, कल का लो मीनिंगफुल है। अब विद इन निफ्टी बैंक निफ्टी क्या डाइवर्जेंस है? निफ्टी आईटी सिंक हुआ और निफ्टी मेटल स्ट्रांग है। तो अभी ये तय करना बहुत मुश्किल है कि मैं यहां पे लॉन्ग ट्रेड पिक करूं या शॉर्ट करूं। प्रिटी मच अनचार्टेड, मतलब जिसे कहते हैं ना, अनचार्टेड तो नहीं कहूंगा मैं इसे, कंफ्यूज कर देने वाली ट्रेजेक्टरी है। पहले स्टैट्स को देखते हैं, फिर तय करेंगे कि करना क्या है और क्या लेवल्स हैं पुट राइटर्स के। पहले अगर आप इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को देखें तो एफआईएस की अगर आप देखें, कैश में करीब 502 करोड़ रुपए की बाई थी, 6425 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। इंडेक्स उन्होंने निफ्टी बेचा, एफआईएस ने करीब 643 करोड़ रुपए का, निफ्टी बैंक जबकि बाय किया 430 करोड़ रुपए का। स्टॉक फ्यूचर्स में तहजीब से सेलिंग करी 2512 करोड़ रुपए की और उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1,84,85,000 से बढ़कर लगभग 186, यानी करीब 2000 कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली उन्होंने ऐड किया है निफ्टी पर। अब आते हैं कॉल आइटर्स। जो कॉल आइटर्स 24,500 पे चले गए थे, कल के निफ्टी आईटी के सिंक के बाद, निफ्टी के इटसेल्फ सिंक के बाद वो थोड़ा सा नीचे आ गया। परसों के बिहेवियर को देख के, क्रूड को देखकर जो कॉल आइटर ऊपर चला गया था वो नीचे की तरफ आया है। अब सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है 24,300 से शुरू होता है। तो सो टेक्निकली आपका जो पहला हरल है जो 24,300 पे है और पुट्स ने ओआई शेड किया है, यानी 24,200 पे जो कन्विक्शन बन रहा था, हालांकि वो लूज हुआ है, बट अभी याद रखिएगा हमें उसके नीचे क्लोज नहीं मिला है। तो थोड़ा सा आप अपने साथ ऑप्टिमिज्म भी रखिएगा। बाकी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग पुट कंसंट्रेशन 24,000 पे भी है, बट बात यह है कि जहां हम क्लोज हुए वो पुट राइटर्स का जोन भी था, वो 100 डिमा भी था, वो 50 डिमा भी था। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं निफ्टी को लेकर। एक क्लियर विजन डेटा में, चार्ट में, कंट्रीब्यूटर्स जो नजर आता है वो नहीं है, बट स्टिल बेस वन, ये मैंने कल भी कहा था कि बेस वन जब तक है शॉर्ट की मैं अप्रोच नहीं रखूंगा। और ये बेस वन क्या है? ये 2 पुट राइटर्स का जोन, और अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो माइट बी एक इंट्राडे रिवर्सल पॉसिबल है, और वो क्या है? 24,109, 151। देन अगेन हम रेंज बाउंड हो जाएंगे बिटवीन बेस वन और RS1 की ट्रैजेक्टरी। RS1 मैंने कैसे स्टेब्लिश किया? अभी 24,300 का पहला कॉल आइटर जो कि परसों नदारत था वो कल आ गया, यानी 317 पे 290 पे आपका पहला टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा। अगर आप फेल हुए तो आप दोबारा सिंक होंगे, और अगर चले तो आप एक बार फिर से 378 यानी 200 डिमा को टेस्ट करेंगे। बट बेस वन के नीचे अगर हम जा रहे हैं तो हमें फिर एक बार देखना पड़ेगा कि कौन हमें स्पॉन्सर करेगा हमारी स्ट्रेंथ को, हमें सेटअप को फिर समझना पड़ेगा। सो इन दैट केस मैं निफ्टी पे कोई, अगर आप देखें तो ट्रेड की वकालत नहीं करता हूं। ओनली जो स्ट्रेंथ का शब्द होता है वो आप कहां तक इस्तेमाल करेंगे? बेस वन तक। अब आइए आप निफ्टी बैंक, आउट ऑफ दिस टू इंडेक्स बेटर था, पीएसयू बैंक्स अच्छा कर रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा कर रहा था, क्रूड पे एक रिएक्शन विजिबल था, बट फिर भी अगर आप देखें ये अपनी मर्यादाओं में रहा। मर्यादा क्या मतलब? 58,000 के कॉल आइटर्स जो कि पूरे अगस्त में क्रॉस नहीं हुआ, कल भी क्रॉस नहीं हुआ। बट स्टिल मैं इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बिलीव करता हूं, और एक बेहद ही स्पष्ट और एक क्लियर चार्ट है निफ्टी बैंक का वर्सेस निफ्टी। नो डाउट अबाउट दैट कि 58,000 पे 10 लाख के कॉल राइटर्स हैं, लेकिन 57,500 पे पुट राइटर्स बहुत अच्छे हैं, और मोस्ट स्पेशली जब यहीं पे आपका 10 और 20 डिमा आता है तो एक कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाली बात, वो इसमें परसिस्ट करती है। आशीष बेस में लेके आइएगा, याद रखिएगा मैं फिर जिस अपने शब्द का इस्तेमाल किया, कैलकुलेटेड रिस्क। अगर हमें कोई भी लॉन्ग ट्रेड का होप है तो वह है निफ्टी बैंक, और वो रिस्क हमें कब तक लेना है? जब तक हमारी ये ट्रेजेक्ट्री 631,514 होल्ड कर रही है। यहां बाय ऑन डिप्स और ऊपर RS1 टफ है,
58,040 कल भी पार नहीं हुआ था। हाँ, अगर वो बाइसेक्ट हो तो ठीक है, आपके लिए 300 पॉइंट 500 पॉइंट खुल जाएंगे, अदरवाइज अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। बिलो बेस 1 अगर आप निफ्टी पे जाते हैं, निफ्टी बैंक पे जाते हैं, तो अगेन फिर समझ लीजिए कि आपको एक कंफर्मेशन लेने के लिए इस डायरेक्शन में 50 डेमा को टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि बेस 2 पर परसिस्ट करता है। आशीष, परफेक्ट है। निफ्टी में कंफर्ट नहीं, निफ्टी बैंक जब तक उस अहम ट्रेजेक्टरी के ऊपर कामकाज कर रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेना है तेजी की तरफ, तो वो पॉकेट गो टू पॉकेट हो सकती है। और ब्यूटीफुली सारा एक्सप्लेन लेवल स्क्रीन्स पर है। आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की तरफ बढ़ा जाए और पुणे चलेंगे। इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या पसंद आ रहा है भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, दो ट्रेड्स हैं, पॉजिटिव साइड्स में हैं। कल स्टील स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने मिला। टाटा स्टील मुझे पसंद आ रहा है, बेहद शानदार स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। 190 पे इसका फ्यूचर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस महज ₹2 का 188 का मेंटेन करके चलेंगे। 195 तक के टारगेट्स यहाँ पर इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। प्योरली ट्रेडिंग पर्पस के लिए दिया हुआ कॉल है। एक दूसरा जो ट्रेड है वो काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो रिवर्सल का काउंटर नजर आया है। जाइडस लाइफ के अंदर फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। 4 आवर के चार्ट्स के ऊपर बेहद शानदार पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे 1155 की रेंज में यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1140 का स्टॉप लॉस, 1185 और ₹1200 तक के टारगेट्स 1 से 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। परफेक्ट है। जाइडस लाइफ मेरे ख्याल से कल सुबह की टॉप कॉल्स का मुनाफे की तैयारी का भी हिस्सा था। आज भी दमखम नजर आ रहा है। कल भी बढ़िया मूव्स थे। पंकज जी कह रहे हैं बढ़िया ट्रेड बैठ रहा है। जो सीएनबीसी आवाज के साथ कल से वो ट्रेड राइड कर रहे हैं, वो अपने स्टॉप लॉसेस 1140 पे प्लेस कर लें और फ्रेश एंट्री के भी मौके हैं। टाटा स्टील भी खरीदारी करने का कॉल है, प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, इंट्राडे के लिहाज से। पंकज सर, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली नुपुर के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। नुपुर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई एएमसी के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग है वो अपनी हिस्सेदारी बेचती हुई नजर आएगी। हालांकि ये स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट किया गया था कल आफ्टरनून में, और उसके बाद जो है ब्लॉक डील लॉन्च होती हुई नजर आई है। 3,200 करोड़ की ब्लॉक डील है। प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 2% हिस्सा बेचती हुई नजर आएगी। 3,000 से 3100 रुपए का भाव रखा गया है। 2 से 7% का डिस्काउंट यहाँ पर मौजूदा भाव से आपको नजर आएगा। प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन की कंपनी में ऑलमोस्ट 35% की हिस्सेदारी है। आई फाइनेंस पर भी फोकस करना है। यहाँ पर भी आज बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। अल्फा वेव इंडिया बेच सकता है 7.8% हिस्सा। इतना ही हिस्सा होल्ड करता है तो पूरा स्टेक सेल यहाँ पे अल्फा वेव करता हुआ आपको नजर आएगा। ब्लॉक डील का साइज 320 करोड़ के आसपास है। 167 के भाव पर 19.2 मिलियन शेयर जो है वो दिए जा सकते हैं। मौजूदा भाव से देखें तो 5.5% का डिस्काउंट आपको नजर आएगा। फॉस्को पे भी फोकस है क्योंकि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 650 करोड़ की ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है वो करीबन 15% हिस्सा बेचता हुआ नजर आएगा। 5774 का यहाँ पे प्राइस निकल के आया। मौजूदा भाव से देखें तो 5% का डिस्काउंट यहाँ पर भी है। तो 3 ब्लॉक डील है, रडार पे रहेंगे तीनों स्टॉक्स। फोकस करना है हिंदुस्तान कॉपर। फाइनली जो एफएस था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। रिटेल नॉन रिटेल दोनों का पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग देखने को मिला। रिटेल हिस्सा ऑलमोस्ट 8 गुना यहाँ पर जो है भरकर बंद होते हुए नजर आया। बीईएल पर फोकस है। बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिले। 10 अगस्त के बाद 730 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स जो है कंपनी को मिले थे। पॉजिटिव खबर यहाँ पर आती हुई दिखिए। जीके एनर्जी को भी ऑर्डर मिले। 455 करोड़ के ऑर्डर है 100 मेगावाट ग्रिड कनेक्टर के लिए। इस ऑर्डर को मिलता हुआ नजर आया तो पॉजिटिव खबर यहाँ पर भी देखने को मिले। कल 3 ब्लॉक डील हुई थी। फिजिक्स वाला, वेल्सपन कॉर्प, डीमार्ट और रूबिकॉन, जहाँ पे जो बायर्स के लिस्ट है वो काफी स्ट्रांग है। स्पेशली फिजिक्स वाला की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े नाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। वेल्सपन कॉर्प जहाँ पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, वहां भी यूरो स्पेसिफिक ग्रोथ फंड, न्यू वर्ल्ड फंड और कैप ग्रुप का यूरो फंड जैसे आपको नजर आएंगे। डीमार्ट, हालांकि बायर्स के नाम अभी सामने नहीं आते हुए दिखे, लेकिन लार्ज फंड जो है जीजीआई, उनकी तरफ से यहाँ पे जो है बिकवाली आती हुई नजर आई। और रूबिकॉन पर भी फोकस है। बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर भी हुई थी। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड जैसे नाम खरीदारी के लिस्ट में है। परफेक्ट है। खूब लार्ज ट्रेड हो रहे हैं, खूब आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, पैसा तो सब वही डाइवर्ट हो रहा है। खैर, आज भी काफी सारी डील्स हैं जो होमवर्क के हिस्से में। बाकी देखता हूं आउट ऑफ सिलेबस क्या क्या हो रहा होगा।
यहां पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो कमोडिटी यूनिवर्स पे फोकस, दिल्ली चलेंगे एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी के पास। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की फर्स्ट प्लेट तो मैंने सेकंड प्लेट तो डिस्कस कर ही ली थी। ये हाल थोड़ा सा कुछ अभी पिछले कुछ दिनों से कूल ऑफ हो रहा था, तो आज वो कूल ऑफ तो नहीं है, सब कुछ थोड़ा सा स्लाइटली इंच्ड अप है। प्लेट फ्लिप होगी तो सोना चांदी जो मैं अपनी स्क्रीन पर रखता हूं वो दिसंबर वायदा के कॉन्ट्रैक्ट्स है। कई बार जब फायर होता है स्क्रीन पे तो स्पॉट के भाव नजर आते हैं आपको, तो उसमें थोड़ा डिफरेंशियल होता है, पर क्यूज लग जाते हैं, पता है, इसीलिए वैसे रख देता हूं। खैर, कमाई आज के सेशन में कैसे होगी वो है वंदना जी से जान लिया जाए। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी पिक्स। आशीष, यहाँ पे क्रूड में एक्शन फिर से वापस आया है। मुझे लग रहा है कि 7900 पे बाइंग करनी चाहिए 8050 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 7850 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, सप्लाई डिसरप्शन है, स्टॉक्स भी यहाँ पे कम होते नजर आ रहे हैं और अभी भी यहाँ पे मतलब बाइंग की जा सकती है। तो 412 के करीब बाइंग करनी है, 418 का टारगेट है। जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो होगा 410 का। परफेक्ट। कहीं जल्दी में हो आप आज? कच्चे तेल और जिंक दोनों में वंदना मैम ने खरीदारी करने का कॉल दिया। लेवल्स प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। लाइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे है भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट तो बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें यूएस के जीडीपी से लेके उनके इन्फ्लेशन के इंटरनल से लेकर बड़े बड़े कंपनियों के नतीजों पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। उसके अपनी बातचीत कर ली है। बोर्ड मीट्स 3 है काम की। जीई शिपिंग, ये अपने बायबैक प्रपोजल पे इस कंपनी का बोर्ड आज विचार करेगा। फेडरल मोगल और जीनस पावर इंफ्रा दोनों की बोर्ड मीट्स हैं, लेकिन वो डिविडेंड कंसिडर करने के लिए है। एक्स डिविडेंड में पीएफसी इंपॉर्टेंट है, रख दिया। बाकी भी जो इंपॉर्टेंट दिख रहे थे वो आपकी स्क्रीन पे रख दिए। आज वायदा के कर्व में सेल आपको नजर आएगा, वापस मतलब कर्व में आ गया है। टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स की आज लिस्टिंग होने वाली है। 300 रुपए की इश्यू प्राइस, सक्सेसफुली 650 करोड़ पे मोबिलाइज करे और नीचे सब्सक्रिप्शन का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 184 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। खैर, बिजनेस भी वैसे ही था। लुमिनो इंडस्ट्रीज, आज इस कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। डिटेल स्क्रीन पर है। अच्छा, ग्लोबली साउथ कोरिया, फिलीपींस के ब्याज दरों का फैसला आज आना है। ईसीबी ने पिछली जो बैठक करी थी उसके मिनट्स रिलीज होंगे और यूएस में आज जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे। जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम की यूएस में आज शाम से शुरुआत होगी। मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो लास्ट मैंने देखा था कैलकुलेट करके 8:30 बजे कल शाम को फेड चेयर की उसमें स्पीच होगी, नए फेड चेयर साहब की। पीएम मोदी, असल में यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आज एक नेशन वाइड प्रोग्राम रखा है, खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात पीएम के साथ। तो पीएम मोदी वर्चुअली उस प्रोग्राम को, यूथ को एड्रेस कर रहे होंगे आज। यूपी, नई यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2026 आज 1:30 बजे लॉन्च करने जा रहा है। पंजाब में एम्प्लॉय यूनियंस ने स्टेट वाइड स्ट्राइक का अनाउंसमेंट करा है। पंजाब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, बोर्ड्स हो, कॉर्पोरेशंस हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग जो वहां पे, क्योंकि वो डीए नहीं आया शायद, उसकी पेंडिंग है, इसीलिए वो महाबंद है। यामाहा अपनी एक सुपर बाइक आज लॉन्च करने वाला है। कुछ ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता है, ये इमेजेस शेयर करी गई हैं, कई सारी रिपोर्ट्स कहनी R2 इसका लॉन्च है। टाटा मोटर्स पीवी पैसेंजर व्हीकल्स आज एक लाइव ऑनलाइन रिवील इवेंट करने जा रहा है, जिसका टाइटल था हाउ फार इज टू फार। कल रात में जब खोला उस लिंक को तो उसमें ये बदल के आ गया, अ न्यू बिगनिंग इजंट टू फार। अभी नई बिगनिंग इजंट टू फार, पता नहीं, कोई इंटरेस्टिंग इवेंट है। अटकलें तो ऐसी हैं कि शायद कुछ नया ब्रांड देखते हैं, कुछ पता नहीं है। 7:30 बजे आज वो टाटा मोटर्स पीवी का इवेंट है। हाउ फार इज टू फार, नेक्स्ट लीप है पैसेंजर व्हीकल और फ्यूचर मोबिलिटी में, इतना ही इन्होंने बता रखा है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। 1/4 1/3% दबाव के साथ
शुरुआत होने के इंडिकेशंस। तो कल ठंडे पड़े थे, आज भी मामला ठंडा ही रहेगा, इस तरह के इंडिकेशंस एक्सपायरी डे के लिए। इस नोट पे मुनाफे की मॉर्निंग कॉल समेट देता हूं। ये आजकल बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, मैं मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं। छोटा सा ब्रेक के उस पार आज के सारे इंटरेस्टिंग टॉप 20 स्टॉक्स करेंगे डिस्कस। नमस्कार।